नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत हुई है। उपराज्यपाल से पिछले 8 वर्षों से चली आ रही खटपट, खींचतान और किचकिच में अब इनका पलड़ा भारी हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला आया। मामला यह था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसका है, दिल्ली सरकार का या उपराज्यपाल का। आज संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं। कानून व्यवस्था, जमीन और पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जबकि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। इस फैसले के बाद अब केजरीवाल ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है। वे इसके बाद उपराज्यपाल से मिलने भी पहुंच गए। आज संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस पर सबसे बड़ी बात यह कि जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उस पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, ये 3 चीजें जो है इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। साथ ही उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य हैं। ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होने जा रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल दिल्ली में होंगे, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। बड़े पैमाने पर अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार करने जा रही है। कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हटाया जाएगा, नए अधिकारी उनकी जगह लाए जाएंगे। वित्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव बदले जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दिल्ली सरकार के पास अब सतर्कता विभाग भी होगा। यह एक बड़ी बात है। विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पास होगा, जिससे सरकारी विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार पर दिल्ली सरकार कार्रवाई कर सकती है। उपराज्यपाल के लिए चुनी हुई सरकार के काम में दखल देना अब आसान नहीं रहेगा। उपराज्यपाल अब सरकार के विभाग से आसानी से आदेश भी जारी नहीं करवा सकते हैं। अब दिल्ली सरकार नई नौकरियां देने में सक्षम भी होगी। दिल्ली सरकार को मौजूदा कर्मचारियों को स्थायी करने का अधिकार भी अब मिल गया है। इसी तरह DSSB विभाग भी दिल्ली सरकार के पास आ गया है। तो ये सारी बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद इसका असर पड़ेगा। दरअसल आज संविधान पीठ का जो फैसला आया, इसके पीछे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबी जंग चली है। इसकी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब केजरीवाल ने यह आदेश दिया था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़ी फाइलें उनके पास ही जाएं, उनके जरिए ही जाएं। लेकिन जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे नजीब जंग, उन्होंने इसको लागू करने से इनकार कर दिया था। मई 2015 में मुख्य सचिव थे KK शर्मा, वो छुट्टी पर चले गए। तब सिसोदिया, जो कि सेवा विभाग के मंत्री थे, उन्होंने परिमल राय को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन उपराज्यपाल जो तब के थे नजीब जंग, उन्होंने उनकी जगह शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाया। नजीब जंग ने दिल्ली सरकार द्वारा की गई सभी नौकरशाहों की नियुक्ति को रद्द भी कर दिया था और तब उन्होंने कहा था कि नियुक्ति का अधिकार केवल उन्हें है। यहीं से अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जंग छिड़ी। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर भी जंग ने सवाल उठाया था। अगस्त 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली का बॉस LG है। यह हाईकोर्ट का फैसला तब आया था और हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में तब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। जुलाई 2018 में संविधान पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की बॉस होगी। लेकिन केवल 3 विषय छोड़कर दिल्ली सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह ही है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था। तो ये सारे फैसले आए और इसी पर अब दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। जंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। हमने पूरा बैकग्राउंड दिया कि किस तरह से इस जंग की शुरुआत हुई थी और आपके समय हुई थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है। पूरी बेंच ने बैठ के ये फैसला किया है, 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला किया है जी। जो प्रकरण कई सालों से चल रहा था, तो इसलिए हमें इसको मान्य करना है और इसको रिस्पेक्ट करना है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाले महीनों में जो छोटे छोटे विवाद हुए हैं वो नहीं होंगे। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो बैकग्राउंड जो हमने बताया अपने दर्शकों को, 2015 में जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था, तब आप स्वयं ही उपराज्यपाल थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी के नियंत्रण में अधिकारी होने चाहिए, वरना वो अपने दायित्व का निर्वहन
किस तरह कर पाएंगे? तो जब आप उपराज्यपाल थे तब क्या इस तरह की कोई सोच विचार आपके मन में आई थी कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं। और जो हमारे समय में हो रहा था वो वही हो रहा था जो पहले से होता चला आया था, कोई नई बात नहीं थी। पहले भी यही होता था कि चीफ मिनिस्टर साहब प्रपोजल दिया करते थे कि किसकी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी, और फिर उस पर गवर्नर अपना व्यू देते थे, और अगर कहीं इख्तलाफ हो तो उस पर गवर्नर की बात मानी जाती थी। विवाद केवल यूं हुआ क्योंकि ये तौर तरीके की बात है जी। और उसी से सिविल सर्वेंट्स थोड़े से मेरे ख्याल आज परेशान हो गए, क्योंकि आपने शकुंतला गैम्बलिन का जिक्र किया कि पब्लिक में केजरीवाल साहब ने उनको बेईमान कहा था। हाँ। किसी महिला को जिसकी 30 साल की नौकरी हो उसको आप बेईमान कह दें पब्लिक मीटिंग में। जीएडी सेक्रेटरी का कमरे पे ताला लगा दिया था, या होम सेक्रेटरी के साथ भी एक अभद्र व्यवहार हुआ था, और बाद में आपने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी तमाचा मार दिया था किसी ने। तो ये सब चीजें लेके सिविल सर्वेंट चिंतित रहता है। देखिए, सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी नौकरी कर रहा है, वो मेरे मातहत काम नहीं करता, वो चीफ मिनिस्टर के मातहत काम नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। लेकिन वो इतनी अपेक्षा करता है हम सब से कि आप हमें इज्जत देंगे, हमसे ठीक से काम लेंगे। अगर आप 2 मीठे शब्द बोल दें तो सिविल सर्वेंट हमेशा आपका काम करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। तो अब मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब को भी 5 साल 6 साल हो गए हैं, उनमें भी इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि आगे वाले महीनों में वो जो हालात बने थे जब इन प्रशासकों के साथ बदतमीजियां हुई थी वो अब नहीं होगी, और अगर वो नहीं होंगी तो ये फैसला बिल्कुल उचित है। लेकिन जंग साहब, अभी तो जो तेवर देखने को आ रहे हैं वो चाहे मंत्रियों के हो या मुख्यमंत्री के हो, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हम बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, कई ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इन अधिकारियों ने हमारी सरकार को, चुनी सरकार को काम नहीं करने दिया, इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अधिकारी ऐसा होगा जो काम में बाधा डाल रहा हो, या मिनिस्टर साहब मीटिंग बुलाएं उसमें नहीं जाता हो। मैंने भी 44 साल नौकरी की है और अधिकारी के ही तौर पे नौकरी की है, हमने ये कभी मौका देखा नहीं। हाँ, बड़े पैमाने पे तबादले हमेशा होते हैं जब सरकार बदली जाती है। माने अगर आप बीजेपी की सरकार कहीं है और वो जीत के या हार के कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बड़े पैमाने हो जाते हैं, क्योंकि होता यह है प्रशासकों में कि कुछ चुने हुए लोग अच्छे ओहदे पे बैठते हैं और फिर वो समझे जाते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के निकट हैं या वित्त मंत्री के निकट हैं या उस पार्टी के निकट। ये एक इम्प्रेशन बनता है, उसमें कुछ सच्चाई होती है और कुछ गलत होता है, लेकिन इस भुन के साथ, गेहूं के साथ घुन पिसता है और ये हर चेंज में, हर तब्दीली में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन तो ये उम्मीद करते हैं कि जो लाइन है वो टो करें, जो उन्हें बताया जाए वैसा ही करें, हाँ में हाँ मिलाएं और जो सरकार कहे वैसे ही करते रहें। ये हमारी सिस्टम की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और मेरा ये कहना है कि जिस कैनवस को लेके, जिस सपने को लेके सरदार पटेल ने सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम कहा था और ये कहा था कि स्टील फ्रेम की इज्जत करिए, इस स्टील फ्रेम के अलावा आप हिंदुस्तान को चला नहीं पाएंगे, वो स्टील फ्रेम धीरे धीरे क्रम्बल कर रहा है। हमें ये संदेश देना है। और अगर आप गौर करें, प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल में सिविल सर्वेंट से बात करते हुए कहा है कि आप सही काम करिए। और कम से कम हमारे जमाने में जब हम फील्ड में थे तो हमें चीफ मिनिस्टर्स कभी गलत प्रेशर नहीं डाला करते थे। तो जमाने बदल गए हैं और लांछन लगता है, गाली गलोच होती है, हाथापाई होने लगी है सिविल सर्वेंट्स के साथ। तो ये इससे सरकार चलेगी नहीं। और मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब 7-8 साल के तजुर्बे के बाद ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि सरकार यही लोग चलाएंगे। ये कलम बंद करके सरकार नहीं हो सकती। आपको याद होगा, मुझे सन याद नहीं है, शायद 2015 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल सब दैनिक ऑफिसर्स ने कर दी थी। ऑड इवन का मामला था तब, जी जो भी था, लेकिन वो केवल बिहेवियर पे था। मतलब अगर आपके चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर आपके साथ ना हो, आपके साथ ढंग का ना हो, तो उसमें तो कोई भी आदमी की इज्जत
का सवाल होता है। तो मेरी तो मुराद ये है केजरीवाल साहब से कि अपना बिहेवियर ठीक कर लें, सरकार बहुत अच्छी चलेगी, जनता उनको चुन के लाई है, एक विशाल नंबर से लाई है, तो उसका उनको फायदा उठाना है। ठीक है जंग साहब, एक बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो 3 विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इनको छोड़ करके सारे जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के हैं और उपराज्यपाल को ये सलाह जो भी सरकार देगी वो मानना बाध्यकारी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो अधिकारों को लेकर के भी एक संघर्ष चलता आया है, उसको भी आज एक तरह से उस पर पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा पूर्ण विराम है, क्योंकि विरोधाभास सरकार चलाने में होना नहीं चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में दो लोग हो जाएंगे जो ऑर्डर देंगे, फिर वो सरकार नहीं चलती। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक ही अथॉरिटी हो, और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी अथॉरिटी एक है, किसके खिलाफ कौन इसको लीड करेगा। बिल्कुल, और जाते जाते नजीब जंग साहब, ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत तो होती है। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं तो जो केंद्र में पार्टी शासन में होगी, बीजेपी या कांग्रेस जो भी हो, वो भी अपनी राजनीति करेगी। तो इसमें ये टकराव का ये बड़ा भी कारण इसको भी आप मानते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है उसकी स्टेटस ठीक से डिफाइन है नहीं उस तरह से जैसे कि बाकी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी स्टेट में कोई फर्क नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर मैच्योर आदमी है, गवर्नर साहब मैच्योर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सीजन्ड हैं, तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। पावर्स डिमार्केटेड हैं क्लियरली। लेकिन मैं हर चीज पे अपनी इज्जत बना लूं और नोटिंग्स मेरी हार्श हो जाएं और मैं सभ्यता को भूल जाऊं, शालीनता को भूल जाऊं, तो तब तो विवाद होगा। और अभी ये एक मौका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत सीजन्ड आदमी है, केजरीवाल साहब को बहुत तजुर्बा हो चुका है, कि ये बैठ के अब समझ जाएं कि हमको क्या क्या किस डायरेक्शन में करना है और किस हद तक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजीब जंग साहब, इस पूरी चर्चा के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फैसला आया है दिल्ली के बाबत, उसके क्या परिणाम होंगे। वक्त एक ब्रेक का। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसिटी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने आज एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीयों के वीजा में देरी का सवाल काफी अहम है और इस पर जल्द ध्यान दिया जाएगा। It's not just a 10th or 11th priority, it's a #1 priority for me. I think visas touch more Indians more directly than anything else that America does. And look, it's a good problem to have. More and more Indians want to come to the United States to study as tourists, for some of our investments together. And we're committed to solving this problem. Already, wait times are down 60% since the beginning of the year. In January, February, and March, we processed a record number of visas. And this last year, the largest source of student visas came from India, from any country in the world to the United States. So hold on in the next few weeks, and I think when our leaders get together, you'll see a series of announcements. But even before that, we're prepared for the student visa season right now, and I think people will continue to see shorter and shorter wait times and better results, because we want more Indians to continue to come to America. My priorities are first and foremost peace, to promote greater peace within and our countries and across the world, whether it's threats from climate, whether it's our mutual strategic interests, to do whatever I can to strengthen India's position and America's position to promote peace in the world. Second is prosperity for our people and for the world. India's economic rise is breathtaking, and I think America's economic ambitions are equally big. We want to see a world in which supply chains are diversified, which women are empowered, jobs get down, so that the poorest people in our countries have an avenue to be able to reach the middle class and to have greater prosperity. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।